एक मौजूद मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। मौजूद मुद्दा इसलिए नहीं कि युद्ध कभी भी मौजूद नहीं हो सकता। युद्ध की जो भूमिका है, युद्ध की जो त्रासदी वो क्यों है, कैसे है, उसकी राजनीति क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। दरअसल संदर्भ में जब हिरोशिमा है या 6 अगस्त और 45 में आती है परमाणु हमला हुआ, हालांकि इसकी तैयारी बहुत पहले से हो रही है। उन सारी परिस्थितियों में न जाकर उसके बाद क्या हुआ और युद्ध क्यों इतने अपने दुर्दांत रूप में हमारे सामने है। ऐसा नहीं है कि युद्ध पहले नहीं होते रहे। जब मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ और इतिहास में हम अक्सर ये पढ़ते हैं कि पूरी दुनिया का इतिहास युद्धों का इतिहास है। हालांकि जब मैं थोड़ा और आगे लाल बहादुर वर्मा सर और इन लोगों के सामने जब जुड़ा, उनके साथ मैंने काम किया तो लगा कि ये इतिहास का आधा सच है। इस सारी दुनिया का इतिहास युद्धों का इतिहास। उनके सानिध्य में उनके साथ काम करते हुए मैंने ये महसूस किया कि सारी दुनिया का इतिहास दरअसल मनुष्य के श्रम का, उसके हाथों का इतिहास, इससे जो दुनिया गढ़ी गई उसका इतिहास है। युद्ध उसमें एक हिस्सा हो सकता है क्योंकि हमें कोई और तरीका नहीं आता था शासन करने। हम युद्धते थे और भागते थे, तो उसमें युद्धों की विभीषिका उतनी नहीं बढ़ पाती। युद्ध की विभीषिका कैसे, जैसे अभी अशोक के समय की युद्ध का जिक्र हुआ, इतने लाख लोग मारे गए, इतने लाख लोग घायल हुए। युद्धों के साथ एक त्रासदी यही रही है जो मनुष्यता की त्रासदी है कि कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए, कौन जीता और कौन हारा। हम सारे इतिहास को इसी चौहद्दी में महदूद कर देते रहे, जबकि इतिहास तो आम जन का इतिहास है। आज भी हम ये पढ़ रहे हैं कि युद्ध की राजनीति और आम आदमी हम, तो जब से युद्ध होने लगे और इसकी शुरुआत की, हम अगर ऋग्वैदिक परंपराओं में भी जाए या सेना घाट सभ्यता के पतन का इतिहास देखें तो कई बार लगता है कि वो कभी बाढ़ से, जैसे आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड में जो विभीषिका आई हुई, इस तरह की कोई विभीषिका आई होगी और सेना सभ्यता का पतन हुआ होता। लेकिन कई बार आर्यों और अनार्यों के युद्ध के तौर पर भी उसके पतन को देखते हैं। तो युद्धों का इतिहास कोई नया नहीं है। आज राजा में कोई नया युद्ध नहीं है। प्रकृति कैसे बदली, युद्धों की त्रासदी कैसे बदली। होता क्या था कि पहले बहुत स्थानीय स्तर पे, जैसे मुझे किसी से लड़ाई करनी है तो मैंने हाथों का इस्तेमाल कर लिया, मैंने लाठी का इस्तेमाल कर लिया, मैंने पत्थर का इस्तेमाल कर लिया, मैंने लोहे का इस्तेमाल करके कोई तीर गड़ा सा बनाया, उसका इस्तेमाल कर लिया और हमने आपस में लड़ाई कर ली, हाथ से काम खत्म। लेकिन जैसे जैसे हम सभ्य होते गए, तथाकथित सभ्य होते गए, हमारे युद्धों की विभीषिका बढ़ती गई और तब ज्यादा बढ़ी जब साम्राज्यवादी शोषण अस्तित्व में आता है और औद्योगिक क्रांति होती है और पूंजी आवारा पूंजी में बदलती है और वित्तीय पूंजी अपना काम करने लगती है। तो जब हथियारों के पीछे पूंजी लगने लगी तो पूंजी लगेगी तो पूंजी मुनाफा खोजेगी। पूंजी का पहला काम यही है कि पूंजी मुनाफा खोजती है। तो अगर हथियार उद्योग के पीछे पूंजी लगी तो मुनाफा चाहिए उसे। आज अमेरिका की टॉप 100 कंपनियां, जो दुनिया में 100 कंपनियां हथियार बेचती हैं, उसमें पहले 1 से लेकर 100 तक अमेरिका की कंपनियां, और पूरे हथियारों के व्यापार में अमेरिका का 80% हिस्सा है। हम आयातक हैं, हमारे देश से हो और भी देश आयातक। लेकिन और ये यकीन मानिए कि आखिर क्या हुआ कि जैसे पूंजी लगी हथियार उद्योग में और उसने मुनाफा खोजना चालू किया तो
तो उसने अपने उपभोक्ता भी खोजना चालू किया कि अगर लड़ाई नहीं होगी तो ये हथियारों का उद्योग क्या होगा, इससे अस्त्र तो बिकेंगे नहीं। हम पहले राफेल तो नहीं खरीदते थे ना, हमारे गांव में लड़ाई हुई तो हम लाठी वाठी से निपटा लेते थे और लाठी गांव में ही बनती थी, हम लोग खुद ही बना लिया करते थे। लेकिन अब तो राफेल बन रहा है कहीं, अब तो कहीं बोफोर्स बन रहा है, और उसमें वो सिर्फ मुनाफे का व्यवसाय है, उसमें जो कमीशन खोरी होती है, कंपनियां बाध्य करती हैं सरकारों को कि आप इस साल में कितने रक्षा सौदे करेंगे। तो चाहे वो बुश रहे हो, चाहे क्लिंटन रहे हो, चाहे बाइडेन रहे हो, चाहे जो भी राष्ट्रपति रहा अमेरिका का, और इसी के नेतृत्व में 49 में जब नाटो का गठन हुआ तो बहुत सारे देश, बहुत सारे छद्म संगठनों के माध्यम से भी उसमें जुड़े, और उनका एकमात्र काम यही था कि जो समाजवादी दुनिया बन रही है उसके खिलाफ हम कैसे माहौल को बनाएं। तो हिरोशिमा की जो विभीषिका थी, नागासाकी की जो विभीषिका थी, वो एक पटाखे की विभीषिका है आज जैसे ग्लोबल में। आज अगर परमाणु युद्ध होते हैं तो हम हिरोशिमा की विभीषिका को एक पटाखे की जितनी हैसियत मान सकते हैं कि वही उसमें हुआ। अब की राजनीति क्या है? एक पंकज चतुर्वेदी, मैंने कुछ कविताएं जो मुझे याद नहीं है, मुझे लगा कि आप बहुत अच्छी कविताएं उनको मैं पढ़ूंगी। एक कविता है पंकज चतुर्वेदी की, यह एक नई राजनीतिक शैली है कि हत्या नहीं की जाती। यह एक नई राजनीतिक शैली है कि हत्या नहीं की जाती, युद्ध नहीं किए जाते, बस माहौल बनाया जाता है। बस माहौल बनाया जाता है कि जिसमें हत्या एक स्वाभाविक कर्म है। अब सोचिए ये अमानवीयता की कितनी हद है कि युद्ध और हत्या भी एक स्वाभाविक कर्म लगने लगे। ऐसा हमने पूंजीवाद रचा, ऐसा हमने समाज बनाया कि हत्या, युद्ध अब एक स्वाभाविक कर्म। अब तो वो संसदीय नहीं हुई। जब इराक युद्ध हो रहा था वो भी अमेरिका के द्वारा एक ट्रेजेडी था। निकारागुआ को देख ले, वियतनाम को देख ले, सीरिया को देख ले, सूडान को देख ले, दुनिया में कहीं भी युद्ध हुए और अगर उसमें अमेरिका की कोई हिस्सेदारी न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो युद्धों के बल पर ही, शस्त्रों के बल पर ही दुनिया की दादागिरी चाहता है और वो वर्चस्व चाहता है। तो कहीं भी युद्ध हुए उसकी जो पृष्ठभूमि रची जाती है वो हथियार कंपनियों के द्वारा और सरकारों के द्वारा। कहीं भी प्रतिरोध की आवाज अगर आई युद्ध के खिलाफ तो उनको कम्युनिस्ट और देशद्रोही और पता नहीं बहुत सारे शब्द नए नए आ गए हैं कि अब शांति के पक्ष में बोलना। अगर आप भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा है, अगर आप शांति की बात कर रहे हैं तो आप देशद्रोही, आप कम्युनिस्ट, आप राष्ट्रवादी नहीं। इसीलिए टैगोर ने कहा अगर मुझे राष्ट्रवाद में और मानवता में चुना हो तो मैं हमेशा मानूंगा। गांधी जी ने 1940 में हरिजन में संपादकीय लिखते हुए कहा था कि युद्ध खत्म होने चाहिए। इसलिए नहीं कि आप युद्ध लड़ नहीं सकते, इसलिए नहीं कि आप युद्ध लड़ते लड़ते थक गए, बल्कि इसलिए कि युद्ध अपने आप में बुरी चीज तो इसे खत्म होना चाहिए। अब अगर हम युद्धों के आधार पर बनती हुई दुनिया और उसमें मनुष्यता, जिसमें पूनम भाटिया जी ने जो कविता पढ़ी कि जो चुप्पी है हमारी, तो सरकारें तो सारी चुप हैं। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति 36 बार ट्वीट कर चुके हैं कि युद्ध विराम मैंने करवाया। हमारी सरकार चुप है, सारी सरकारें चुप है। प्रतिरोध अगर कहीं बचा हुआ है तो साहित्यिक सांस्कृतिक हल्के में ही बचा हुआ है। वो ऐसे जैसे संगठनों के बीच बचा है जो लोग शांति प्रिय दुनिया चाहते हैं, शांतिपूर्ण दुनिया चाहते हैं, वो अपनी प्रतिरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं। साहित्य की बात मैं इसलिए करता हूँ कि साहित्य हमेशा जनता का पक्ष हुआ है। साहित्य हमेशा सत्ता का स्वाभाविक पक्ष हुआ है, चाहे सत्ता में जो भी हो। साहित्यकार उसका एक स्वाभाविक पक्ष होता है, इसलिए बनता है। अब जो सत्ता की जो नवफासीवादी जो सत्ता सामने आया है उसने कई तरह की विसंगतियों को जन्म दिया। अब हम थोड़ा फांसीवाद के कैरेक्टर को समझते हैं और फिर आज के नवफासीवाद को समझते हैं। फांसीवाद हम सब जानते हैं, वाकिफ है। सत्ता के शोषण का एक
विचारधारा है, एक वैचारिकी है। लेकिन आज क्या हुआ कि हम नौ फासीवाद कर रहे हैं। तो पहले की जो भी सरकारें थी, अगर उनका चरित्र फासीवादी था तो उन्होंने अपने मिलिट्री को, अपनी सैनिक सत्ता को अपने पक्ष में इस्तेमाल किया और अपने खिलाफ किसी को लामबंद नहीं होने, जनता के प्रतिरोध को दबाया। सत्ता मतलब सैन्य ताकत क्या था, मिलिट्री क्या था। आज की सरकारें क्या कर रही, चाहे वो किसी देश की, भारत की हो, अमेरिका की हो, कहीं की भी, सत्ता का चरित्र और सत्ता की सिफत तो एक ही है। आज की सरकारें क्या कर रही हैं कि आज की सरकारें अपनी जनता चुन रही हैं। हम उगालते में हैं कि हम सरकार चुनते हैं, हम बड़े भ्रम में हैं। आज के वित्तीय लोकतंत्र की, कारपोरेटी लोकतंत्र की ये बड़ी विसंगति है कि वो हमें भ्रम देता है कि आज सरकारें चुन रहे हैं। दरअसल सरकार ने अपनी जनता चुन ली कि ये मेरा वोटर, ये मेरी जनता, ये मेरा वोटर, ये मेरी जनता। और नौ फासीवादी कैरेक्टर ने क्या किया, सरकारों के नौ फासीवादी चरित्र ने क्या किया कि उसने जनता के ही एक तबके को खड़ा किया और जनता के खिलाफ लड़ाया। तो आज की सरकारों का जो नौ फासीवादी चरित्र है वो ये है कि मिलिट्री तो उनकी है ही, वो जनता में ही ऐसे तबके खड़ा करते हैं कि अगर कोई प्रतिरोध का पत्र, किसान आंदोलन के पक्ष में पत्र लिखा जाता है, 300 बुद्धिजीवी लिखते हैं, तो 400 बुद्धिजीवी उसी समय उनके पक्ष में लिखते हैं, उसके खिलाफ लिखते हैं। अगर हिंदुओं के साथ कहीं कोई बात होती है तो मुसलमानों को खड़ा कर दिया जाता है, मुसलमानों के साथ कहीं कहीं बात होती है हिंदुओं को खड़ा कर दिया जाता है। ये सत्ता कर रही है, ये राजनीति कर रही है। तो यही युद्ध की राजनीति है। युद्धों का न होना ही शांति मात्र नहीं है। शांति एक अवस्था है, शांति सबसे बड़ी अवस्था है, मनुष्यता की सबसे बड़ी स्थिति है शांति। अगर युद्ध होते हैं तो युद्ध होते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते कि युद्ध नहीं हो रहे हैं तो शांति है। कैसे शांति है? अगर दुनिया की आबादी तो 1991 से हम गिने अगर आज तक, तो लगभग 8 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली। न जाने कितने लोग बेघर हुए, न जाने कितने लोगों ने अपनी जमीन छोड़ी। तो युद्ध जैसा माहौल बनाए रखना भी अपने आप में एक युद्ध है। बेरोजगारी से लड़ते युवा भी एक युद्ध ही लड़ रहे हैं। तो अगर सरकार कहीं युद्ध नहीं लड़ रही है, भारत पाकिस्तान और सिंदूर और ये मिसाइलें नहीं चल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम शांति में। शांति एक अवस्था है जिसमें युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध नहीं हो रहे हैं तो शांति है, ये उसकी दूसरी व्याख्या है। तो कम से कम इन व्याख्याओं में साहित्य की एक नज़्म मुझे याद आ रही, उसको मैंने इसीलिए फोटोग्राफी भी कराई थी। बड़ी मशहूर नज़्म, इतनी अच्छी नज़्म है कि आज के विषय पर शायद सबसे सटीक नज़्म कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है। खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो या मगरिब, हमने आलम का खून है। बम घरों पर गिरे या सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। बम घरों पर गिरे या सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले की औरों को जिस खाकों से दिल मिलाती है। निकारागुआ में, सूडान में, वियतनाम में अमेरिका ने जब हमला किया तो सिर्फ उसने हाथियों को, घोड़ों को भी मारा, उन्हें बम से मार दिया। इसलिए उनका कहना यह था कि ये सख्त हो रहे हैं हमारे सैनिकों के। और तमाम खेतों पे रासायनिक वर्षा की गई कि खेती जल जाए तो लोग खाने के बिना मरेंगे। और हम कहते हैं कि हम तो युद्ध लड़ते हैं, इसमें जान मारते हैं, हम तो सैनिक शिकार पर हमला कर रहे हैं। ये कैसे संभव है कि कोई भी युद्ध हो और आम आदमी न शिकार हो? तो जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी? आग और खून आज बख्शेगी, भूख और रहते आज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसान, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सदी के आंगन में क्षमा जलती रहे तो बेहतर है। बर्तरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या जरूरी है? घर की तारीखियां मिटाने को घर जलाना ही क्या जरूरी है?
बहुत बढ़िया। तो ये शाही साहब की जो नज्म है, ये जंग के वजूद को खारिज करती है। एक और कविता मैं पढ़ूंगा, यह है यहूदा अली भाई, जिसे हम लोगों ने अपने व्यक्ति शांति मैगजीन को निकाल दिया, जिसके कवर पेज पर भी छापा था कि युद्ध की विधि का बढ़ती कैसे। हमको लगता है कि युद्ध तो रूस में यूक्रेन में हो रहा है, हमको लगता है कि युद्ध तो फिलिस्तीन और गाजा के चल रहा है, गाजा में लोग मर रहे हैं, लेकिन उसका दायरा कितना बड़ा होता है, ये यहूदा अली भाई की कविता से सामने क्या 30 सेंटीमीटर था बम का व्यास। बम अगर कहीं गिरा तो 30 सेंटीमीटर था एक बम का व्यास, और इसका प्रभाव पड़ता था 7 मीटर तक। 7 मीटर तक प्रभाव पड़ता था। 30 सेंटीमीटर था बम का व्यास, 7 मीटर तक पड़ता था उसका प्रभाव। 4 लोग मारे गए, 11 घायल हुए। 4 लोग मारे गए, 11 घायल हुए। इनके चारों तरफ एक और बड़ा घेरा है, दर्द और समय। इनके चारों तरफ एक बड़ा घेरा है, दर्द और समय का। 2 अस्पताल और एक कब्रिस्तान तहस-नहस हुए। 2 अस्पताल और एक कब्रिस्तान तहस-नहस हुए। लेकिन वह युवा औरत जो दफनाई गई शहर में, वह रहने वाली थी 100 किलोमीटर से आगे थी। अब कैसे दायरा बढ़ता है, लेकिन वह युवा औरत जो दफनाई गई, वह रहने वाली थी 100 किलोमीटर दूर किसी शहर में। वह रहने वाली थी 100 किलोमीटर से आगे कहीं। वह बना देती है घेरे को कहीं और बड़ा, 30 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर से 2 अस्पताल, और फिर 100 किलोमीटर, और फिर 100 किलोमीटर का और बड़ा। और वह अकेला शख्स जो समुद्र पार किसी देश के सुदूर किनारों पर उसकी मृत्यु का शोक कर रहा था, समूचे संसार को ले लेता है इस घेरे में। और मैं अनाथ बच्चों के उस रुदन का जिक्र तक नहीं करूंगा जो पहुंचता है ऊपर ईश्वर के सिंहासन पर, और उससे भी आगे, और जो एक घेरा और बना देता है जो बिना अंत का है और बिना ईश्वर का। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से जो युद्ध की क्रांतिकारियां हैं, वो कैसे हमारे मनुष्यता तहस-नहस करते हैं और आम आदमी के जीवन को दूभर करते हैं। तो जो युद्ध हमारे व्यक्तिगत टकराव से शुरू हुआ, जैसे ही उसके पीछे पूरी औद्योगिक क्रांति और अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियाँ और साम्राज्यवादी नीतियाँ आई और हथियार बनने लगे, हथियारों की सौदागरी होने लगी, हथियारों के पीछे आवारा पूंजी लगने लगी, और उस आवारा पूंजी ने जब युद्धों को मुनाफे का माध्यम बना दिया, तो आए दिन युद्ध होते रहे। तो युद्ध नहीं होंगे तो हथियारों की बिक्री नहीं होगी, हथियारों की बिक्री नहीं होगी तो कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे लोग जो शांतिकामी हैं, शांति प्रेमी हैं, युद्धों की मुखालफत करते हैं, उनको एक कोशिश ये भी करनी चाहिए कि बहुत छोटे दायरे में नहीं करें, लेकिन हम कम से कम शांति की बातें करें। युद्ध का विरोध एक अलग मुद्दा है और शांति का विस्तारा एक अलग मुद्दा है। युद्ध कहीं हो रहा है तो हमें इसका विरोध करना चाहिए, हमारा दायित्व बनता है। लेकिन अगर युद्ध कहीं नहीं भी हो रहा है तो हम शांति की बातों, शांति के दायरे, शांति की कंसेप्ट, शांति की अवधारणा को इतना बड़ा करके युद्धों की गुंजाइश। बहुत बढ़िया।